हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हनीश ठाकुर और आप देख रहे हैं टैक्सिको। आज हम देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे करनी हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल जर्नल एंट्रीज से लेके कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्रीज तक सब पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज मैं एक एक करके एग्जांपल दूंगा और उसकी जर्नल एंट्रीज बताऊंगा और उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मिस्टर राम है जिसने कैश में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी है बिजनेस के लिए। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? राम ने कैश में इन्वेस्टमेंट करी है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी है अपने बिजनेस के लिए। जब कोई बिजनेस खोलता है तो बिजनेस खोलने के लिए उसको कैपिटल की ज़रूरत होती है। कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या एंट्री होगी? तो चलिए देखते हैं। अगर वो कैश में डील कर रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दैट इज डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर हम सपोज करते हैं कि उसने कैश में 10,000 इन्वेस्ट करे तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये टू कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये, ये एंट्री होगी अगर कैश में वो इन्वेस्टमेंट करता है तो। अगर यही कैश की जगह वो चेक से इन्वेस्टमेंट करता है और ये अमाउंट 10,000 की जगह 10 लाख बन जाता है तो यहाँ पे कैश की जगह आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 10 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किए तो 10 लाख रुपए की बैंक की एंट्री आ गई, बैंक डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट में कैसे फिगर आएगी उसको भी देख लेते हैं। ये मैं हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बना रहा हूँ, वर्टिकल वैसे बनती है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये हो गई लायबिलिटी साइड, ये हो गई हमारी एसेट साइड। अब उसने कैश में बैंक में 10 लाख रुपीज़ डाले और कैपिटल 10 लाख रुपए की आ गई तो यहाँ पे बैंक अकाउंट आ जाएगा 10 लाख से और यहाँ पे इसकी कैपिटल आ जाएगी 10 लाख पे। आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। तो अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है, अगर वो कैश में करेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अगर वो बैंक से करता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एसेट्स में बैंक की वैल्यू बढ़ जाएगी 10 लाख रुपए से और लायबिलिटी साइड में कैपिटल आ जाएगी 10 लाख रुपए की। तो ये हो गई हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री आती है कैश डिपॉजिट इन बैंक। बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया 10,000 रुपीज़। अब इसकी क्या एंट्री होगी? अब क्योंकि हम बैंक में कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपये और 10,000 रुपये। बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। इसका क्या इफेक्ट आएगा? जो हमारा बैंक का बैलेंस है वो 10,000 रुपये से बढ़ जाएगा और कैश का बैलेंस 10,000 रुपये से कम हो जाएगा। इसका भी सेम इम्पैक्ट आएगा। अगर हमारा बैंक और यहाँ पे कैश है तो हमारा बैंक का बैलेंस प्लस 10,000 हो जाएगा और कैश का बैलेंस माइनस 10,000 हो जाएगा। तो हमारी बैलेंस शीट सेम रहेगी। बैंक का बैलेंस प्लस में चला गया 10,000 और कैश का बैलेंस माइनस में चला गया 10,000 रुपये। कैश डिपॉजिट इन बैंक 10,000 रुपये, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश 10,000 रुपये। ये होगी कैश डिपॉजिट इन बैंक की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। थर्ड, परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स 10,000 रुपीज इन कैश। मतलब अगर हम कैश में परचेज करते हैं तो उसकी क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 10,000।
परचेज अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो परचेज ऑफ गुड्स 10,000 इन कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर यहीं हम कैश की जगह बैंक से एंट्री करते, बैंक से पेमेंट करते, तो यहाँ पे कैश की जगह बैंक अकाउंट आ जाता। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000, ये डेबिट और ये क्रेडिट। ये हमारी एंट्री हो जाती परचेज ऑफ गुड्स की, अगर हम कैश से करते या बैंक से करते। अब हम देखेंगे कि अगर हम परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, मतलब पहले हमने परचेज करी कैश में, अब हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं, किससे? फ्रॉम ABC लिमिटेड से। कितने की? 1 लाख रुपीज़ की। तो इस केस में परचेज की एंट्री क्या आएगी? अभी हम ये सिंपल एंट्रीज कर रहे हैं, इसमें GST और TDS का कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। आगे चल के हम GST और TDS का इम्पैक्ट भी डालेंगे। अभी हम नॉर्मल एंट्रीज को पहले चेक करते हैं कि कैसे होगी। अब यहाँ पे हमने परचेज करी क्रेडिट में फ्रॉम ABC लिमिटेड 1 लाख रुपए की, तो यहाँ पे क्या एंट्री आएगी? परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए टू ABC लिमिटेड 1 लाख रुपए। ये डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ABC लिमिटेड क्रेडिट हो जाएगा। इसका बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट आएगा ये भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट में हमारा ABC लिमिटेड ये क्रेडिटर है, तो 1 लाख रुपए क्रेडिटर आ जाएगा ABC लिमिटेड। ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। लायबिलिटी साइड में 1 लाख रुपए का हमारा क्रेडिट आ गया। अब क्योंकि ये परचेज करी है तो P&L में इसका इम्पैक्ट आएगा। परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, तो ये 1 लाख और ये 1 लाख रुपए हो गया। इसका इम्पैक्ट एक्चुअली में क्या आएगा? यहाँ पे परचेज करी तो GP जो होगा या नेट लॉस जो होगा, अगर हम सिर्फ यही एंट्री लेते हैं तो 1 लाख रुपए का नेट लॉस आ गया। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा 1 लाख, तो ये नेट ऑफ हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अगर हम परचेज की एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू ABC लिमिटेड 1 लाख रुपए क्रेडिट। अगर हम सिंपल सिर्फ ये एंट्री की एक्सप्लेनेशन देखें तो ABC लिमिटेड क्रेडिटर है हमारा, लायबिलिटी साइड में आएगा 1 लाख रुपए से, और परचेज जो है हमारी परचेज है तो वो परचेज के P&L डेबिट साइड में आएगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पे परचेज 1 लाख रुपए आ जाएगा। अगर सिर्फ इसी का इम्पैक्ट देखें तो हमारा 1 लाख रुपए से यहाँ पे लॉस आ गया, 1 लाख रुपए का लॉस आ गया। तो 1 लाख रुपए यहाँ पे जब लॉस आ जाएगा तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आपका 1 लाख से माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे नील वैल्यू आ गई, यहाँ पे आपका नील आ गया, तो आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई और P&L भी मैच हो गई। तो ये हो गई हमारी परचेज की एंट्री ऑन क्रेडिट बेसिस फ्रॉम ABC लिमिटेड 1 लाख रुपए से। और यही अगर हम परचेज रिटर्न करते हैं, सेम एंट्री, परचेज रिटर्न करी हमने 20,000 की टू ABC लिमिटेड, मतलब जो हमने मटेरियल परचेज किया था उसमें 20,000 का मटेरियल स्पॉइल्ड था या रिजेक्टेड था, तो उस केस में क्या आएगा? ABC लिमिटेड को हम डेबिट कर देंगे 20,000 से और क्रेडिट करेंगे परचेज रिटर्न को 20,000। तो अब ABC लिमिटेड 20,000 से डेबिट हो गया और परचेज रिटर्न 20,000 से डेबिट होगी। तो अब हमें ABC लिमिटेड को कितनी पेमेंट करनी है? 1 लाख माइनस 20,000, 80,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी है ABC लिमिटेड को। तो ये हमारी होगी परचेज रिटर्न की एंट्री। अब हम देखते हैं सेल ऑफ गुड्स की एंट्री। सेल ऑफ गुड्स हमने बेचे 50,000 के बैंक के थ्रू, मतलब हमें पेमेंट जो है बैंक में ही मिल गई 50,000 की, मतलब ऑन कैश बेसिस हमने सेल करी। तो इसमें क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स,
50,000, 50,000, मतलब 50,000 की हमारा बैंक अकाउंट में बैलेंस आ गया और 50,000 की हमारी सेल हो गई। ये अभी कैश बेसिस पे है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी यहाँ पे जीएसटी और टीडीएस का कोई भी इम्पैक्ट हमने नहीं लिया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जीएसटी और टीडीएस का भी इम्पैक्ट आएगा। तो नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम सेल करते हैं क्रेडिट बेसिस पे टू अक्षय लिमिटेड, हमने सेल करी अक्षय लिमिटेड को 5 लाख रुपए की क्रेडिट बेसिस पे, तो इसकी क्या एंट्री होगी? अब यहाँ पे अक्षय लिमिटेड हमारा डेटर बन गया। अक्षय लिमिटेड डेबिट टू सेल्स 5 लाख, सेल्स 5 लाख। अक्षय लिमिटेड हमारा डेटर है तो 5 लाख रुपए डेबिट हो गए और सेल्स में 5 लाख रुपए क्रेडिट हो गए। तो ये हमारी आ गई ऑन क्रेडिट बेसिस अगर हम सेल करते हैं, क्योंकि बिजनेस में सब चीज़ें कैश पे नहीं चलती, हमें क्रेडिट देना भी पड़ता है और क्रेडिट लेना भी पड़ता है। तो इसलिए जब हम बिज़नेस को एक्सपेंड करते हैं तो सेल्स में हमें क्रेडिट देना पड़ता है, और वैसे ही वेंडर या जो हमारा क्रेडिटर है उससे भी हमें क्रेडिट लेना पड़ता है। तो ये वाली एंट्री आपने देख ली कि सेल्स क्रेडिट बेसिस पे कैसे होगी और कैश बेसिस पे कैसे होगी। अब हम देखते हैं एक्सपेंसेस की एंट्री कैसे होंगी। अब जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपकी एम्प्लॉयज़ भी होंगे, एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी देनी होगी, तो सैलरीज़ की एंट्रीज कैसे होंगी? सपोज़ कीजिए आप सैलरी की पेमेंट करते हैं 50,000, आपके 2 एम्प्लॉयज़ हैं, 50,000 टोटल है, 2 एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करेंगे सैलरीज़ की, तो उसकी सैलरीज़ की क्या एंट्री आएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से पेमेंट करेंगे 50,000, 50,000। क्योंकि सैलरी अकाउंट हमारा एक्सपेंस अकाउंट है तो ये डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट हमारा एसेट का अकाउंट है तो ये क्रेडिट हो गया। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000, 50,000, तो ये हमारी होगी सैलरी की एंट्री। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करनी होगी तो वो कैसे करेंगे? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी डेबिट 10,000 टू बैंक, बैंक से पेमेंट करी तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी डेबिट 10,000 टू बैंक 10,000, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिसिटी की एंट्री। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा जीएसटी में रजिस्टर्ड है हम, तो उस केस में अगर हम जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो उस केस में सेल और परचेज की एंट्री कैसे होगी। सपोज़ कीजिए अभी हम गुड्स की बात कर रहे हैं, अगर हम गुड्स की ट्रेडिंग करते हैं तो अगर मैं सेल कर रहा हूँ गुड्स की, मैंने सेल करी 1 लाख की सेल करी, गुड्स की सेल करी किसको? एबीसी लिमिटेड को, जिसके ऊपर जीएसटी है 18%, दैट इज इंट्रा स्टेट सेल है, मतलब मैं भी दिल्ली का हूँ और जो एबीसी लिमिटेड है वो भी दिल्ली का है। तो इस केस में हमारी जीएसटी की एंट्री कैसे होगी सेल की, आइए चेक करते हैं। एबीसी लिमिटेड डेबिट टू सीजीएसटी टू एसजीएसटी टू सेल्स, 9% और सेल्स की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सेल्स 1 लाख रुपए की है, हमने सेल्स लिखा 1 लाख रुपए, 1 लाख से क्रेडिट कर दिया। अब सीजीएसटी एसजीएसटी क्यों आ रहा है? क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है, दिल्ली टू दिल्ली है, तो उस केस में सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। जीएसटी का रेट 18% का है, तो 9,000 रुपये सीजीएसटी और 9,000 रुपये एसजीएसटी, ये हमारा जीएसटी का आ जाएगा। ये आउटपुट लायबिलिटी है, जीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी है, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो ये जीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी आ गई। सेल्स हमारा क्रेडिट आ गया, ये तीनों क्रेडिट में है।
उसके बाद एबीसी लिमिटेड से कितने पेमेंट रिसीव करनी पड़ेगी हमें? 1,18,000 रुपये। तो एबीसी लिमिटेड को हम डेबिट करेंगे 1,18,000 से, सीजीएसटी क्रेडिट करेंगे 9,000, एसजीएसटी क्रेडिट करेंगे 9,000 और सेल्स क्रेडिट करेंगे 1,00,000 रुपये। तो टोटल अगर बिल इनवॉइस की वैल्यू की चेक करें, इनवॉइस वैल्यू चेक करें, तो आप इनवॉइस में क्या लिखेंगे? सेल्स 1,00,000 रुपये, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, दैट इज 9,000, 9,000, तो 1,18,000 ये इनवॉइस वैल्यू आ गई। 1,18,000 की इनवॉइस वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे 9,000 सीजीएसटी, 9,000 एसजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी है, जीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी है। इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में कैसे आएगा ये भी देख लेते हैं। ये पी एंड एल है, ये बैलेंस शीट है। पी एंड एल में हमारी सेल्स आ गई 1,00,000 रुपये की, क्योंकि हमने 1,00,000 रुपये की सेल करी। यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी है, तो यहाँ पे हमारी करंट लायबिलिटी आ गई सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी आ गई 9,000, 9,000, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एबीसी लिमिटेड डेटर है, तो हमारा एबीसी लिमिटेड डेटर भी आ गया 1,18,000 से। और यहाँ पे क्योंकि सेल हुई है तो यहाँ पे हमारा जीपी मार्जिन भी आ जाएगा, तो कैपिटल जो हमारा प्रॉफिट होगा रिजर्व एंड सरप्लस का, वो हमारा 1,00,000 रुपये यहाँ पे आ गया। तो क्या हो गया टोटल? 1,18,000, 1,18,000 मेरी बैलेंस शीट मैच कर गई। 1,18,000, 1,18,000, यहाँ पे जीपी आ जाएगा 1,00,000 रुपये से। मेरा पी एंड एल भी मैच कर गया 1,00,000 और ये 1,00,000। आइए इसको दोबारा से देखते हैं। अगर मैंने सेल्स करी एबीसी लिमिटेड को, मैं भी दिल्ली का हूँ, एबीसी लिमिटेड भी दिल्ली का है, तो ये कौन सी सेल मानी जाएगी? इंट्रा स्टेट सेल मानी जाएगी। जीएसटी की लायबिलिटी 18% की है, तो इसकी क्या एंट्री होगी? एबीसी लिमिटेड डेबिट टू सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, क्योंकि इंट्रा स्टेट सेल में सीजीएसटी और एसजीएसटी आता है, तो 9% आएगा और सेल्स आएगी टू सेल्स 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये सेल लिख दी, सीजीएसटी एसजीएसटी 1,00,000 का 9% दैट इज 9,000, 9,000। तो टोटल एबीसी लिमिटेड को डेबिट करेंगे 1,18,000 से। इनवॉइस वैल्यू भी देख लेते हैं। इनवॉइस वैल्यू कैसे आएगी? इनवॉइस में सेल्स आ गई 1,00,000 रुपये, सीजीएसटी एसजीएसटी 9% आ गया, दैट इज 9,000, 9,000, तो इनवॉइस वैल्यू आ गई आपकी 1,18,000 रुपये। उसके बाद पी एंड एल और बैलेंस शीट में भी इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। पी एंड एल में मैंने सेल करी 1,00,000 रुपये की, तो यहाँ पे जीपी मेरा 1,00,000 रुपये का आ जाएगा अगर मैं सेल करूँगा तो, ठीक है। ऐसे ही बैलेंस शीट में एबीसी लिमिटेड को मैंने 1,18,000 से डेबिट किया। मेरे को एबीसी लिमिटेड से 1,18,000 रुपये लेने हैं, तो मैंने 1,18,000 का डेबिट कर दिया। और यहाँ पे 1,00,000 का जो जीपी था वो मेरा रिजर्व एंड सरप्लस में आ गया 1,00,000 रुपये। और जो मेरी सीजीएसटी एसजीएसटी की लायबिलिटी थी वो मैंने करंट लायबिलिटीज़ में लिख दी, सीजीएसटी एसजीएसटी 9,000, 9,000। तो मेरी बैलेंस शीट आ गया 1,18,000 और ये भी एबीसी लिमिटेड 1,18,000 लेना है, तो 1,18,000 आ गया। अब अगर इसमें हम टीडीएस का इम्पैक्ट भी डालें तो क्या होगा? क्योंकि ये गुड्स है, तो गुड्स के केस में हमारा टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आती है। गुड्स के केस में टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आती है, वो टीडीएस काट के पेमेंट नहीं करेगा गुड्स के केस में। लेकिन अगर यही कोई सर्विस होती तो यहाँ पे टीडीएस की लायबिलिटी भी आती। गुड्स के केस में टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आती, पूरा अमाउंट पे करना पड़ता है। लेकिन सर्विस के केस में टीडीएस की लायबिलिटी आती है, उसके ऊपर टीडीएस काट के पेमेंट करनी पड़ती है। तो आइए इसको भी चेक करते हैं कि अगर हमारी सर्विस होती, गुड्स की जगह ये सर्विस होती, तो फिर क्या एंट्री होती, इसको भी चेक करते हैं। अब देखिए, ये गुड्स की जगह अगर सर्विस होती, मान लीजिए फ्रेट की एंट्रीज, सी फ्रेट, अगर मैं लॉजिस्टिक बिजनेस करता हूँ तो मेरा सी फ्रेट आएगा। अब उस केस में सेल्स की एंट्री 1,00,000 रुपये की कैसे होगी? अगर मैं क्या करूँगा, एबीसी लिमिटेड डेबिट टू सीजीएसटी टू एसजीएसटी टू सेल्स
और यहाँ पे TDS रिसीवेबल डेबिट। अब देखिए एंट्री क्या होगी। मैंने सेल करी 1,00,000 रुपए की, 1,00,000 रुपए क्रेडिट हो गया। CGST SGST 9% आएगा, तो यहाँ पे 9,000 9,000, ये क्रेडिट बैलेंस तो सेम है, 1,18,000 आ गया। लेकिन जब ABC लिमिटेड मुझे पेमेंट करेगा तो वो TDS काट के करेगा। TDS किसके ऊपर करता है? बेसिक वैल्यू के ऊपर। 1,00,000 रुपए पे वो TDS काटेगा। तो 1,00,000 रुपए पे यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी होती है 2% की, दैट इज 194C में। इनकम टैक्स 2025 के हिसाब से ये सेक्शन चेंज हो गया है, लेकिन मैं इनकम टैक्स 1961 की अभी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 194C में 2% का TDS काटेगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पे लिमिटेड कंपनी हूँ, तो वो 2% का काटेगा। अगर मैं इंडिविजुअल होता तो वो 1% का TDS काटता। तो अभी हम मानते हैं कि वो 2% का TDS काटेगा। तो इसकी क्या एंट्री होगी, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। TDS की एंट्री 1,00,000 पे 2%, दैट इज 2,000 रुपये। 2,000 की एंट्री होगी, तो 1,18,000 माइनस 2,000, 1,16,000 रुपये। ABC लिमिटेड से मुझे 1,16,000 रुपये लेना है। TDS 2,000 रुपये, TDS मेरा बुक हो जाएगा। उसके बाद 9,000 CGST, 9,000 SGST और 1,00,000 रुपये की सेल्स। तो ये हमारी 1,18,000 का क्रेडिट वैल्यू आ गया और डेबिट वैल्यू आ गया 1,18,000 रुपये। इसको बैलेंस शीट में देख लेते हैं। बैलेंस शीट में कैसे आएगा? P&L एंड बैलेंस शीट में, P&L और बैलेंस शीट में। P&L में सेम सेल्स आ जाएगी 1,00,000 रुपये की, यहाँ पे GP आ गया 1,00,000 रुपये का। यहाँ पे एसेट हैं, यहाँ पे मेरी लायबिलिटी है। एसेट में ABC लिमिटेड आ जाएगा 1,16,000 से, और मेरा TDS आ जाएगा 2,000 रुपये का। टोटल आ गया 1,18,000। लाइबिलिटीज में मेरा रिजर्व एंड सरप्लस आ गया, दैट इज 1,00,000 रुपये, ठीक है। और मेरा करंट लाइबिलिटीज में CGST और SGST आ गया 9%, दैट इज 9,000। टोटल मेरा बैलेंस आ गया 1,18,000। मेरा बैलेंस शीट मैच हो गई, मेरा P&L मैच हो गया 1,00,000 से। तो ये एंट्री होती है सेल्स की, जहाँ पे हमारा GST भी इंक्लूड होता है, GST भी इन्वॉल्व होता है, TDS की भी एंट्री होती है। तो ये हमने सेल की एंट्री करी कि किस तरह हम सेल की एंट्री करेंगे अगर हम GST में रजिस्टर्ड हैं और दूसरी पार्टी भी TDS काट के पेमेंट करेगी। जो 1,18,000 पहले हमें डायरेक्ट मिल रहा था, अब वो 1,16,000 मिलेगा और 2,000 का वो TDS बुक करेगा। 2,000 का TDS जमा कराएगा गवर्नमेंट को। यहाँ पे फॉर्म 16A हमें रिसीव होगा। वो जब TDS काटेगा तो वो फॉर्म 16A भी हमें प्रोवाइड कराएगा कि उसने हमारा 2,000 का TDS जमा करवा दिया है गवर्नमेंट को। तो 16A वो प्रोवाइड कराएगा, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि 2,000 का क्रेडिट है, 2,000 का हमने डेबिट लिया हुआ है TDS में। अगर ये फॉर्म 16 नहीं प्रोवाइड कराता तो हम उससे 2,000 रुपये का रिफंड मांग सकते हैं, जो उसने TDS काट के किया है हमें पेमेंट। अब यही अगर मैं ABC लिमिटेड की बुक्स की बात करूं, तो जो मेरी सेल थी वो उसकी परचेज होगी। तो अब वो अपनी बुक्स में कैसे एंट्री पोस्ट करेगा उसको भी देख लेते हैं। परचेज अकाउंट, सपोज कीजिए मेरा नाम है XYZ लिमिटेड, ठीक है। तो वो क्या करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, CGST, इनपुट CGST लेगा, इनपुट SGST लेगा, 9%, क्योंकि वो भी रजिस्टर्ड है, मैं भी रजिस्टर्ड हूँ, तो वो उसका इनपुट क्लेम करेगा। और यहाँ पे 2 TDS पेबल दिखाएगा, जो वो TDS 2% काटेगा उसको यहाँ पे दिखाएगा TDS पेबल 2% टू XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड मेरा जो नाम है, तो मेरे को क्रेडिटर दिखाएगा। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट 1,00,000 से ही वो बुक करेगा परचेज। इनपुट CGST SGST दिखाएगा 9,000 की, 9,000 रुपये। तो मतलब डेबिट में उसने बुक कर लिया 1,18,000 रुपये। क्रेडिट साइड में वो TDS पेबल 2% का TDS काट के
वो लाइबिलिटी जमा कराएगा 1,00,000 का 2% दैट इज़ 2,000 रुपये, और XYZ लिमिटेड यानी कि मुझे वो क्रेडिट करेगा 1,16,000 से। तो उसकी दो लाइबिलिटी हो गई, 2,000 रुपये GST 2,000 रुपये TDS जमा कराएगा गवर्नमेंट को, और 1,16,000 मुझे पे करेगा क्रेडिट पीरियड एंड होने के टाइम पे। सपोज़ कीजिए 30 दिन का क्रेडिट पीरियड है, तो वो 30 दिन के बाद मुझे 1,16,000 की पेमेंट करेगा और 2,000 रुपये वो जमा करवाएगा TDS के। अब यहाँ पे वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा ये भी देख लेते हैं। अगर मैं P&L की बात करूँ और बैलेंस शीट की बात करूँ, P&L में वो क्या दिखाएगा, P&L में वो दिखाएगा कि परचेज 1,00,000 रुपीज़। अगर मैं सिर्फ परचेज की एंट्री लेता हूँ तो 1,00,000 रुपये का परचेज आ जाएगा, और यहाँ पे नेट लॉस आ जाएगा उसका 1,00,000 रुपये। और यहाँ पे उसने CGST और SGST भी बुक किया, दैट इज़ इनपुट क्रेडिट बुक किया, तो वो करंट एसेट आ गया आपका। तो इनपुट CGST और SGST, इनपुट लिया उसने 9,000 का, ये एसेट साइड है, ये लाइबिलिटी साइड है। 9,000 का क्रेडिट इनपुट ले लिया, तो यहाँ पे उसका एसेट आ गया 9,000 रुपये। 1,00,000 रुपये की उसने परचेज बुक करी, 1,00,000 का लॉस आ गया, तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में -1,00,000 आएगा। और उसके बाद उसने TDS लाइबिलिटी क्रिएट कर ली, तो करंट लाइबिलिटीज़ में TDS की पेबल आएगा, TDS पेबल दैट इज़ 2,000 रुपये, और XYZ लिमिटेड जो कि मैं हूँ 1,16,000 रुपये। तो यहाँ पे कितना आया, 1,18,000 माइनस 1,00,000 दैट इज़ 18,000 रुपये, और यहाँ पे बैलेंस शीट में 18,000 रुपये। मतलब यहाँ पे मेरी बैलेंस शीट भी मैच हो गई 18,000 रुपये, यहाँ पे मेरा P&L भी मैच हो गया। तो ABC लिमिटेड अपनी बुक्स में ये एंट्री पास करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपये से, इनपुट CGST इनपुट SGST 9,000 टू TDS पेबल 2% का दैट इज़ 2,000 रुपये टू XYZ लिमिटेड 1,16,000 रुपये। P&L में क्या इम्पैक्ट आएगा, परचेज करेगा 1,00,000 रुपये, तो डेबिट हो जाएगा 1,00,000 का नेट लॉस आएगा। ये रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ में चला जाएगा 1,00,000 रुपये का लॉस। उसके बाद जो इसने यहाँ पे GST इनपुट बुक किया है वो यहाँ पे आ जाएगा एसेट में, इनपुट CGST इनपुट SGST 9,000 रुपये, टोटल आ गया 18,000 रुपये। उसके बाद TDS पेबल की जो लाइबिलिटी क्रिएट हुई है वो करंट लाइबिलिटी में TDS पेबल दिखाएगा 2,000 रुपये, और XYZ लिमिटेड को 1,16,000 रुपये दिखाएगा क्रेडिटर। तो 1,18,000 माइनस 1,00,000 रुपये, 18,000 की बैलेंस शीट ये आ गई, 18,000 का टोटल ये आ गया, तो मेरी बैलेंस शीट भी मैच कर गई और मेरा P&L भी मैच कर गया। तो ये एंट्री होती है परचेज़ की और सेल की। मैंने दोनों तरीके से आपको एंट्री बता दी है। अगर आप अपनी बुक्स में सेल करते हैं और दूसरे की बुक्स में परचेज़ करते हैं तो किस तरीके से ये एंट्री होगी, जिसमें आपका GST का इम्पैक्ट भी आ गया और TDS का इम्पैक्ट भी आ गया। गुड्स के केस में TDS नहीं आता, लेकिन सर्विसेज के केस में TDS की लाइबिलिटी आती है। तो वो भी हमने दोनों साइड से दिखा दिया कि अगर मैं बायर हूँ या सेलर हूँ तो मैंने दोनों बुक्स में कैसे कैसे एंट्री करेंगे। अगर आपको वीडियो में कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी और टाइप की भी वीडियो चाहिए जो आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना के आपको शेयर करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।